नमस्कार मित्रों, टीचर्स एकेडमी से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, आज शुरुआत मैं कर रहा हूं अपने अगले पार्ट से, जो कि ये तीसरा पार्ट होगा संस्कृत से संबंधित वीडियो, जो शिक्षक भर्ती 2018 के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। पढ़ाना क्या, मैं रिवीजन करवा रहा हूं। तो आप लोग संस्कृत नहीं भी पढ़े हैं तब भी कुछ ना कुछ इससे सीख जाएंगे, और पढ़े हैं तो रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। चलिए आज शुरुआत करता हूं उदित से। तो उदित के लिए मैंने आपको बता दिया था कि उदित व्यंजन क्या है। तो इससे प्राय है जहाँ पर उकार की इत संज्ञा हुई होती है उसको क्या कहते हैं, उदित कहते हैं। उकार की इत संज्ञा हुई होती है। उदित वर्णों की संख्या कितनी है, 25 है। और उदित वर्णों की संख्या जो होती है 5 वर्ग हो जाते हैं इनके, तो 5 वर्गों में 25 वर्ण हो जाते हैं। अब जो आपको महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ना है वो ये है, जैसे उदित वर्ण है तो ये आपके कु चू टू तू पू, और इनको एक चीज़ और कहते हैं, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। और अण प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो 14 वर्ण होते हैं। अण प्रत्याहार में आने वाले प्रत्येक वर्ग अपने वर्ग के वर्णों में क्या कहलाते हैं, सवर्णी कहलाते हैं। अण प्रत्याहार में आने वाला एक वर्ग दूसरे वर्ग का क्या कहलाता है, असवर्णी कहलाता है। उदित वर्ग होते हैं कितने, 5 होते हैं। उदित वर्ण कितने होते हैं, 25 होते हैं। उदित वर्ग अपने वर्ग के वर्णों में कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सवर्णी कहलाते हैं। एक उदित वर्ग दूसरे उदित वर्ण का क्या कहलाता है, असवर्णी कहलाता है, अर्थात सवर्ण नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था। प्रत्यय से क्या अभिप्राय है, जिसका विधान किया जाए, और जिस पर विधान किया जाए उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यय कहते हैं। अब अगला शब्द है संधि। संधि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए, और आपको मैं बता दूं कि संधि से केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा, और वह भी स्वर संधि से। अधिक संभावना है कि स्वर संधि से एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो व्यंजन और विसर्ग संधि आपको पढ़ना उतना अनिवार्य नहीं है, आप पढ़े हैं, लेकिन स्वर संधि के जो सूत्र हैं वह भी आपको याद होने चाहिए। चलिए, जैसे पहला है तो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु लगने से क्या बनता है, समधि बनती है। समधन धी बराबर संधि। और दो सन्निकट वर्णों का जो योग होता है वो संधि बनाता है। जब तक सन्निकट वर्ण नहीं होंगे तब तक संधि आपकी नहीं रहेगी। अब सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कैसे आपको संधियां याद रखनी है। एकदम शॉर्टकट में ट्रिकी ढंग से आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले आपका है संधि, स्वर संधि। आप जानते हैं कि संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के अंतर्गत पहली संधि जो आती है, जिसको हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, अर्थात उसमें सभी स्वर जो आएंगे बड़े ही आएंगे, अर्थात दीर्घ ही आएंगे। जैसे दीर्घा, दीर्घई, दीर्घऊ, ये 3 बड़े स्वर आते हैं। और री, हर्स्व आता है, उसका दीर्घ नहीं मिलता है। तो 3 पर ही आपके उदाहरण मिलेंगे, हर्स्वा, हर्स्वई और हर्स्वऊ भी मिलेगा, तब भी दीर्घ ही होगा। अब इसका जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है, अकः सवर्णे दीर्घः। अब देखिए, मैंने आपको प्रत्याहार बताया था कि अक क्या है। अक है मतलब जितने भी आपके मूल स्वर हैं, मूल हर स्वर हैं, वो सब क्या हैं, अक आ जाता है। अ, ई, उ, री और री। अब इन्हीं का सवर्ण, तो सवर्ण इनका जानते हैं क्या होगा, चाहे हर्स्व हो या दीर्घ हो, दोनों सवर्ण ही होगा। जैसे हर्स्वा का सवर्ण हर्स्वा हो सकता है, हर्स्वा का सवर्ण दीर्घा हो सकता है, दीर्घा का सवर्ण दीर्घा हो सकता है, दीर्घा का सवर्ण हर्स्वा हो सकता है। किसी भी फॉर्मेट में आए, हर हाल में हमको क्या मिलेगा, दीर्घा ही मिलेगा। अर्थात किसी शब्द के बीचों बीच आपको दीर्घा दिखाई दे तो तुरंत जान जाइए कि वो दीर्घ स्वर संधि है। फिर ई किसी भी फॉर्मेट में आए, चाहे पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में ई आए और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में ई आए, दोनों मिलेगा दीर्घ ही। दीर्घ ही और दीर्घ ही मिलेगा तब भी दीर्घ ही, और ह्रस्व ही और दीर्घ ही मिलेगा तब भी दीर्घ ही। दीर्घ ही और दीर्घ ही जब मिलेगा तो दीर्घ ही तो बनेगा ही।
हरस्वऊ और हरस्वऊ मिलेगा तो दीर्घऊ, दीर्घऊ दीर्घऊ मिलेगा तो दीर्घऊ, हरस्वऊ दीर्घऊ मिलेगा तो दीर्घऊ, और दीर्घऊ हरस्वऊ मिलेगा तो दीर्घऊ। ये बहुत आसान है, ये आप जानते ही हैं। यहाँ री री मिलेगा तो री ही बनेगा, और री री मिलेगा तो री ही बनेगा। ये अपवाद स्वरूप इसको आप जान सकते हैं। इसको दीर्घ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दीर्घ ही हमेशा मात्राएं आती हैं बीचों बीच। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले संधि की। मान लीजिए आपको कोई शब्द दिखाई दे और उस शब्द के बीचों बीच आपको दीर्घ की मात्रा अगर दिखाई दे तो तुरंत आप जान जाइए कि उसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। तो जहां आपको दीर्घ की मात्रा दिखाई दे रही है वहीं से आपको क्या कर देना है, दो भाग कर देना है। जहां से आपको दीर्घ की मात्रा दिखाई दे रही है वहीं से दो भाग करिए। जो अगर इसका हम दो भाग करें तो पहला हमारा भाग क्या मिलेगा, दैत्य मिलेगा, और इधर अ और री मिलेगा। अर्थात दैत्य धन अरि जब हमने जोड़ा तो या का हमको अ निकला और इस में से आ निकला, इन दोनों आ को हमने जोड़ा तो दीर्घा मिला, क्योंकि हर हाल में हमको क्या मिलेगा, दीर्घा ही मिलेगा। तो दैत्य धन अरिह बराबर एक दीर्घा हमको जो मिला है हरस्वा हरस्वा को जोड़ने के बाद, वो पहले शब्द के आखिरी वर्ण में आके जुड़ जाएगा। अर्थात इस दैत्य में जुड़ा दैत्या बन गया और यहाँ पर री आके मिल गया, दैत्या री आपका एक शब्द बन गया। दूसरा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यदा भवत, तो आपका शब्द होता है यदा और दूसरा होता है अभवत। तो यदा धन भवत बराबर यदा भवत। श्रीसह बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। देखिए इसमें बड़ी की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, इसी बड़ी की मात्रा को हम जहाँ है वहीं से दो भाग कर दें तो पहले दोनों भाग सार्थक होने चाहिए, उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग हुआ होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। जैसे श्री है तो हम एक तरफ श्री लिख दिए, ये देखिए श्री लिख दिए हमने, और दूसरी तरफ हमारा देखिए जो क्या है, ई की मात्रा है और शह है, तो हमने क्या लिख दिया, ईशः। तो ईश मतलब ईश्वर होता है, भगवान के लिए कहा जाता है। और दीर्घ इसलिए रखा क्योंकि दीर्घ ही ईश में लगती होती है। मान लीजिए छोटी तो आप ईश में रख नहीं सकते हैं, तो क्या शब्द बनेगा, श्रीधन ईशः बराबर श्रीशाह। अब इस श्री में हमको देखिए क्या मिल रहा है, दीर्घ ही, और ईशा हमें बड़ी, दोनों बड़ी मिला क्या हो गया, दीर्घ ही मिल गया हमको। तो हरस्व ई हरस्व दीर्घ ही होता है, दीर्घ ही दीर्घ मिलके दीर्घ ही होता है। कुल मिला के क्या शब्द बन गया, श्रीशाह। श्रीसा हो गया। होत्र धन ऋकारः, देखिए यहाँ पर आपको री की मात्रा दिखाई दे रही है। अब यहाँ देखिए हिंदी में अगर आप देखते तो आपको केवल हरस्व री वाली मात्राएं मिलती हैं, यहाँ पर आपको दीर्घ री की मात्राएं भी मिल जाती हैं। जैसे होत्र धन ऋकारः, अब यहाँ री की मात्रा, यहाँ भी री की मात्रा, दोनों री मिला दीर्घ री हो गया। दीर्घ री कैसे होता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक री के नीचे ऐसे ऐसे बना रहता है, वो आपका दीर्घ री होता है। तो होत्र धन ऋकारः बराबर होत्रिकारः, रिधन क्रिधन ऋकारः बराबर क्रीकारः। तो क्रीकारः आपका शब्द बन गया दीर्घ स्वर संधि से। चलिए दूसरी संधि है जिसको हम कहते हैं आदिंग गुणः। तो आदिंग गुणः का मतलब क्या है, आद गुणः। आदिंग गुणः, इंग एक प्रत्याहार है, और इंग प्रत्याहार, अब इसमें कुछ चीज़ें और जानने वाली हैं। जैसे गुण संज्ञक वर्ण आपको जानना है कि गुण संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं। तो हरस्वा को गुण कहते हैं, ए को गुण कहते हैं और ओ को गुण कहते हैं, इन तीनों को गुण कहते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम कैसे कैसे इनका विभाजन कहते हैं। तो ये कह रहा है आदिंग गुणः, तो एक तो होता है आद, आद का मतलब होता है आदि, आदि का मतलब हरस्वा अथवा दीर्घा हो गया आदि। अब अगर देखें आदि के बाद क्या आना चाहिए, इंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इंग। तो इंग प्रत्याहार का वर्ण कौन सा होता है ना, तो क्या होता है इंग प्रत्याहार। तो इंग प्रत्याहार में क्या क्या आपका आएगा, ए और ओ आता है ना। चलिए अब देखिए मैं बताता हूँ कि क्या क्या कैसे इसमें करना है। इस संधि में किया जाता है कि यदि हरस्वा अथवा दीर्घा के बाद आपके हरस्वा को छोड़कर और दीर्घा को छोड़कर जितने भी मूल स्वर हैं वो आ जाएं। क्या आना चाहिए, ई, उ, री और री वर्ण आ जाएं। ठीक है, ई, उ, री अगर आ जाएं तो क्या होता है, देखिए जैसे आ और ई आ गए तो क्या बना देगा, ए बना देगा। आ और उ आएगा तो ओ बना देगा, और आधन री आएगा तो अर बना देगा, और आधन री आएगा तो अल बना देगा।
देखिए आपको किसी शब्द में क्या ढूंढना है, ए ओ और अल ढूंढना है। अब आपको शब्द के बीचों बीच कहीं भी क्या दिखाई दे, ए ओ और अल दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, वहीं से उसको दो भाग में विभाजित कर देना है ना। चलिए देखता हूं। जैसे यहाँ पहला शब्द है उपेंद्र। क्या है, उपेंद्र। अब आप तुरंत एक सेकंड के अंदर जान जाइए कि देखिए बीचों बीच किसकी मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है ना। ए की मात्रा किस में होती है, ए ओ और अल की मात्रा किस में होती है, गुण में होती है। कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। गुण संधि का सूत्र आद्गुणः हो गया, बस ऐसे ही पूछेगा। अब आद्गुणः हो गया। अब उपेंद्र, अब इसका विच्छेद करिए, तो जहां आपको ए की मात्रा दिखाई दे रही वहीं से इसको हम दो भाग में बांटेंगे। चलिए करते हैं, दोनों सार्थक। यहाँ पहला हम कर देते हैं उप, हमने एक शब्द ले लिया उप। और देखिए यहाँ पर ए है तो ए किससे मिलकर बना होगा, सबसे पहला प्रश्न। तो हम देखे थे कि आ धन ई मिलकर क्या बना था, ए बना था। तो उप के उप में तो हमको आ मिल गया, और इधर हमको क्या रखना होगा, इसलिए इंद्र रखना होगा, ई रखना होगा, क्योंकि हमको क्या लाना है, आ धन ई जोड़ के ए लाना है। तो यहाँ पर ए है इसलिए हमको ई रखना यहाँ पर अनिवार्य है। तो उपधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, उपेंद्र हो जाएगा। फिर अगला शब्द जैसे यहाँ पर है गणेश है, तुरंत आप जान गए ए की मात्रा लगी है, ये गुण संधि होगा, क्या हो जाएगा, गण धन ईशा हो जाएगा। रमेश है, रमेशा हो जाएगा, रमा धन ईशा। अब उसके बाद वृक्षोपरि, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको देखिए यहाँ ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो आप तुरंत जान जाइए ए ओ और अल होता है, तो ओ की मात्रा किस में आती है, गुण में आती है। और ओ की मात्रा आई कैसे होगी, जहाँ ओ की मात्रा दिखाई दे रही वहीं से इसको दो भाग कर दीजिए। हमने कर दिया वृक्ष और उसके बाद ऊपरी कर दिया। यहाँ ऊ क्यों किया, क्योंकि ओ हमको लाना है। ओ कैसे आएगा, आ धन ऊ मिलने से क्या आएगा, ओ आएगा, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, ऊ किया। तो वृक्ष धन ऊपरी बराबर क्या हो गया, वृक्षोपरि हो गया। कृष्ण धन रिद्धि ही, कृष्णधि हो गया। यहाँ पर क्या हमको मिला, अर मिला है। महाधन ऋषि, यहाँ महर्षि मिल गया हमको, यहाँ भी अर मिला है। तव धन ऋकारः, तवल लकारः, यहाँ पर हमको क्या मिला है, अल मिला है ना, बीचों बीच हमको अल मिल गया है। मम धन ऋकारः, ममल लकारः मिल गया। सह धन ऋकारः, सहल लकारः मिल गया। वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि में इसका सूत्र है वृद्धिरा रईचि। तो वृद्धा दईचि है, इसको कहते हैं वृद्ध रेचि कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे वृद्ध रेच इसका सूत्र है। अब तीन चीजें याद करनी है इसमें कि वृद्धि संज्ञक वर्ण का, अभी हमने देखा था कि गुण संज्ञक वर्ण कौन से थे, आ ए ओ था, और वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हैं, दीर्घा ऐ और औ। इनको वृद्धि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मात्राओं की वृद्धि हो जाती है। देखिए यहाँ दो मात्रा हो गई, यहाँ पर भी दो मात्रा हो गई। एक ही मात्रा लगी लेकिन दो मात्रा मानी जाती है, आप जानते होंगे। अब देखिए जो वृद्धि संज्ञक वर्ण है इनका काम क्या है। अब ये नियम कहता है कि यदि ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद क्या आना चाहिए, ठीक है, ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए ना। और ह्रस्व अथवा दीर्घा के बाद क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। बस दो ही याद रखिए, काम हो जाएगा। क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए ह्रस्व दीर्घा के बाद, और ह्रस्व दीर्घा के बाद क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए ना। तो क्या हो जाता है, हर हाल में मात्रा बढ़कर ही आएगी, ऐ हो जाएगा, और हर हाल में औ ही आएगा। अब आंख मूंदिए और कहीं भी आपको ऐ की मात्रा और औ की मात्रा दिखाई दे शब्द के बीचों बीच, तो कौन सी संधि बताना है, वृद्धि संधि बताना है। ठीक है, चलिए देखता हूं कैसे बतानी है। जैसे यहाँ पर आपको जहाँ भी अ औ की मात्रा बीचों बीच दिखाई दे वहीं से काट के दो भाग करना है। जैसे लिखा है यहाँ कृष्णैकत्वम, तो यहाँ ए की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, यहीं से आपको काटना है। एक हमने काट दिया क्या, कृष्ण। अब यहाँ हम ये आपको है कि यहाँ क्या रखें, यहाँ ए की मात्रा है इसलिए इधर क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है या तो ए हो सकता है। तो एकत्वम कोई शब्द ही नहीं होता, क्या शब्द होता है, एकत्वम, इसलिए कृष्ण धन एकत्वम बराबर कृष्णैकत्वम हो गया। दैवैश्वर्यम, यहाँ भी ए की मात्रा दिखाई दी, ये वृद्धि संधि होगी क्योंकि मात्राओं की वृद्धि ऊपर दिखाई दे रही है। अब आप क्या करेंगे, देव और उसके बाद ऐश्वर्यम, क्योंकि ऐश्वर्यम कोई शब्द ही नहीं होता, क्या होता है, ऐश्वर्यम होता है। गंगैषा, देखिए गंगधन ईशा बराबर गंगैषा हो गया। फिर जलौंघा हो गया ना, तो जलौंधा कैसे होगा, तो जलधन ओंघा बराबर जलौंधा।
अगली संधि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछली बार पूछी गई थी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूर्व रूप संधि। क्या याद रखना है? पूर्व रूप संधि याद रखना है। चलिए इसको बताते हैं कैसे याद करना है। तो ये इसका सूत्र है एंगः पदांतादति। एंग कहाँ हो? पद के अंत में। एंग क्या है? एंग है एक प्रत्याहार। कहाँ होना चाहिए एंग? अगर पद के अंत में हो तो। चलिए दिखता हूँ कहाँ पद के अंत में कह रहा है भाई। तो अगर ये कह रहा है यदि ए ओ के बाद अ आए तो, बहुत ही सरल है। इसको कैसे याद करना है? कैसे? अगर ए ओ के बाद अ हो तो क्या हो जाएगा? ये पूर्व रूप हो जाएगा। चलिए इसको याद कैसे करेंगे? याद करना मैं बताता हूँ। देखिए भूल जाता है ये। हाँ, तो एंगः पदांतादति। एंग होना चाहिए कहाँ? पदांत में, पद के अंत में। देखिए एओ कहाँ आ रहा है? किसी शब्द के अंत में आया होगा, पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में। और क्या है दूसरे शब्द के पहले वर्ण में? आ है। एंगः पदांतादति। अब ये हमको ध्यान रखना है कि इसी अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये सांप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसको हम सांप मान लेते हैं। इसको, इसका जो चिन्ह है इसको अवग्रह का चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवग्रह। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे? इस अवग्रह, वैसे भी सांप को ग्रह ही कहा जाता है, तो हम मान लीजिए इसको हम अवग्रह को क्या कहेंगे? सांप कहेंगे। अगर देखिए आपके सामने अगर सांप रहता है तो आप क्या कहते हैं? आप गाना तो गाएंगे नहीं, लुंगी डांस तो करेंगे नहीं, क्या कहेंगे? ए ओ। क्या कहेंगे? ए ओ सांप आए बा, इस तरह से कहेंगे ना। तो ए ओ कैसे याद रखना है? ए ओ। ए ओ कब रहेगा? जब इसके सामने आ रहेगा तो कहेंगे ए ओ आ सांप ना, ऐसे। तो ए ओ के बाद यदि अ आए तो इस अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। जैसे हरे धन अव बराबर क्या हो गया? हरे अव। अब कहीं भी आपको सांप दिखाई दे, देखिए किसी भी शब्द के बीचों बीच आपको सांप दिखाई दे तो आपको क्या करना है? वहीं से दो भाग करना है और उधर चाहे ओ की मात्रा लगा दें, बस कुछ नहीं करना। बस वही सांप हटा के धन का चिन्ह, सांप हटा के धप का चिन्ह। भाई कैसे करेंगे? देखिए जैसे है यहाँ पर बालोपी ना, तो बालोप में सांप दिखाई दिया, यहाँ पर यही सांप के स्थान पे धन का चिन्ह। सांप कहाँ दिखाई देता है? पूर्व रूप में। कैसे? पूर्व रूप में। सांप ही देखिए जान लीजिए रूप बदलता है। कैसे रूप बदलता है? पूर्व वाला रूप। कहते नहीं जैसे आप नागिन वागिन फिल्म बहुत ज़्यादा देखे होंगे तो उसमें देखिए सांप रूप बदलते हैं ना, तो यहाँ पर रूप कैसे बदल रहा है? पूर्व वाला रूप याद कर रहा है वो। और कैसा है? एंगः पदांतादति है। एओ जब कहेंगे तो अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। सांप को क्या कहते हैं? अवग्रह का चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ जैसे बालो अपी है तो यहाँ इस सांप के स्थान पर क्या हो जाएगा? बालो धन अपी। विष्णु अव है, देखिए तुरंत इस सांप को हटाइए, यही धन का चिन्ह लगाइए, बस विष्णु धन अव। सुमने धन अपी, यही सांप हटाइए, धन का चिन्ह लगाइए, सुमने धन अपी ना। कितना सरल है। राहुलो अपी, राहुल, बस इसी सांप को हटा दीजिए, राहुल धन अपी। विद्यो अपी, बस इसी सांप को हटाइए, यहाँ ये सांप को हटाइए ना। पंकजो अपी, यहाँ सांप को हटाइए, बस जहाँ जहाँ सांप हटाइए वहीं वहीं पर धन का चिन्ह लगाइए। इसको सांप को हम क्या कहते हैं? अवग्रह का चिन्ह कहते हैं। ए ओ के बाद क्या आना चाहिए? आना चाहिए। सांप देखने के बाद ए ओ तो कहबे ही करेंगे। और सांप क्या करता है? पूर्व के जैसे रूप बदलता है, इसलिए जिसमें अवग्रह हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? पूर्व रूप संधि कहते हैं। चलिए अगली संधि है इको यणचि संधि। यह भी बहुत ही सरल संधि है। क्यों सरल संधि है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको केवल यही याद रखना है, अर्ध स्वर जो संस्कृत वाले होते हैं या व राला का इको यणचि है। देखिए इसका मतलब क्या होता है? इक, इक का मतलब होता है ई उ री री होता है, यण का मतलब या व राला होता है, और अच का मतलब होता है स्वर। तो इसका मतलब ये होता है कि यदि ई उ री ली के बाद अगर कोई भी स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रल, री के स्थान पर ला हो जाता है। देखिए ई के स्थान पर या ही क्यों होता है? जैसे आप लिखते हैं मिठाई, तो मिठाई में य के स्थान पर क्या लिखते हैं? मिठाई लिख सकते हैं। इसलिए सभी वर्णों के स्थान पर या ई का या, उ का वा, री का रल, री का ला हो जाता है। और इसकी सार ट्रिक ये है कि या व र ल कहीं भी आपको दिखाई दे और उसके पहले आधा अक्षर दिखाई दे तो आंख मूंद के कहिए कौन सी संधि है? आपकी यण संधि है। और जहां पर आपको ये आधा अक्षर या व र लिखाई दे वहीं से उसको हम दो भाग में करेंगे। देखिए हम उदाहरण को लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है जैसे दध्यत्र, तो दध्यत्र में जहां हमको यह दिखाई दिया वहीं से दो भाग करेंगे। हमने पहला क्या किया? दधि। अब आप कहेंगे सर यहाँ ई की मात्रा क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पर या है तो किसके कारण है? तो या किसके कारण है?
आधन ईधन, ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, और इधर का हम अत्र वैसे ही रहेगा, तो दधि धन अत्र हो गया। मध्वरी है, यहाँ देख रहे हैं कि युवा के पहले आधा धा है, इसलिए नियम से या व राला के पहले कोई भी आधा अक्षर दिखाई दे तो यण संधि होती है, ये इसका ट्रिक है। और जहां आपको ये व दिखाई दे रहा है वहीं से दो भाग करना है, वह हटा दिए, हम इधर धा दिखाई दे रहा है, इस धा में किसकी मात्रा लगाएंगे, ऊ की मात्रा, क्योंकि व है तो वह किससे मिलकर बना है, ई का या ऊ का वा हो जाता है, इसलिए ऊ किस में लगाएंगे, इस धा में लगा देंगे, क्या हो जाएगा, मधुधन अरि। इसी तरह से साधुधन स्वाद्विति ना, तो पित्राज्ञा भी हो जाएगा, इसी तरह से धातृधंसा धातृंशा हो जाएगा। तो इस तरीके से लाकृति ये सारे रूप बन जाते हैं। फिर आपका आता है पररूप संधि। पररूप का मतलब ये उससे थोड़ा सा अलग है। पररूप मतलब इसके पहले हमने क्या रखा था, पूर्व रूप, जैसे पूर्व वाला रूप धारण कर लिया, सांप रख लिया, सांप हो गया था, ठीक है, अवग्रह हो गया था एंगह पदांतादति से। अब यहाँ क्या है, एंगह पर रूपम, दूसरा रूप यहाँ धारण कर लिया, पर रूप दूसरे का, पूर्व मतलब पहले का रूप, पर रूप का मतलब है कि दूसरे का। तो ये इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र आप देख लीजिए, एंगी पर रूपम अचो इत्यादि। तो यहाँ क्या कहते हैं, अचो इत्यादि, अच हो क्या, अंत में होना चाहिए। चलिए, तो ये क्या कह रहा है, अगर कोई उपसर्ग हो, उपसर्ग हो और उसके बाद में अ हो, जैसे यहाँ पर प्रा है तो प्रा के बाद में क्या है, अ है, और उसके बाद आपका ए अथवा ओ हो तो हम क्या करते हैं, बस वही मात्रा जोड़ देते हैं। जैसे उपधन औषधि बराबर क्या हो गया, उपौषधि, प्राधन जते बराबर प्रेजते। तो आपको ए और ओ की मात्रा अगर दिखाई दे तो वो कौन सी संधि हो सकती है, पररूप संधि भी हो सकती है। पररूप होगी कि पूर्व रूप होगी, पररूप होगी, ठीक है। जैसे यहाँ प्रेजते है, प्रेजते में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए की मात्रा शुरू में ही लगाई दिखाई दे रही है, उपोषति में शुरू में ही आपको ओ की मात्रा है। देखिए यहाँ पर देखिए प्रे है, प्रे में क्या है, प्रा उपसर्ग है, इसलिए इसके बाद क्या है, ए है, तो उपसर्ग होना चाहिए और अ होना चाहिए। प्रा उपसर्ग है, उसके अंत में क्या है, अ है। उपोषति में उप क्या है, उपसर्ग है, उसके बाद क्या है, ओ है। तो किसी भी उपसर्ग के बाद अ होना चाहिए अथवा ओ होना चाहिए, तो कौन सी संधि होगी, एंगी पररूपम से पररूप संधि होगी। अब उसके बाद आपकी है जो महत्वपूर्ण संधि है, अयादि संधि। इसका सूत्र होता है यचो अयव यावह। अब इसमें बहुत ही सरल है, अगर एच प्रत्याहार है, अच हो जाता है, एच और अच, अच में क्या आ जाते हैं, सभी स्वर आ जाते हैं, एच में ए ओ अय औ। अगर ए ओ अय औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी स्वर हो, तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, अय के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आओ। देखिए कैसे इसको बोलते हैं ना, जैसे आपने एक फिल्म देखी हो गूंगे वाली, तो शाहिद कपूर उसमें कैसे कहता है, ऐ आई आओ आओ, इस तरह बोलता है ना। तो ए को कैसे बोलता है, ऐ, ओ को आओ, ऐ को आय और औ को आओ, ऐसे बोलता है। ऐसे आपको भी याद रखना है, ऐ आय आओ आओ। अब ये आपको कहीं भी दिखाई दे किसी शब्द के बीच में ऐ आय आओ आओ, तुरंत आप जान जाइए कि उसमें कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि है। देखिए हम जैसे यहाँ देख रहे हैं, पहला शब्द है हरे। अब देखिए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, हम दिखाते हैं आपको, ह र, फिर अ, फिर ए, यही दिखाई दे रहा है रे। तो इसमें आपको क्या दिखाई दिया, अय, फिर ए, तो अय दिखाई दिया ना, अय, तो अय अगर दिखाई दिया तो अय किसके कारण है, अय किसके कारण है, अय आ और यह किसके कारण आया है, अरे भाई बोल ही नहीं रहे हैं आप सब। हाँ, ये ए के कारण आया, तो किसकी मात्रा लगानी है, ए की मात्रा। तो जहां भी आपको ए की मात्रा बीचों बीच दिखे वही को हटाइए और वहीं पर अ की मात्रा लगाइए। जैसे यहाँ पर दिखाई दिया, यहीं से हमने कट किया, क्या हो गया, हरे धन ए हो गया। विष्णवे, विष्णवे हमने क्या किया, विष्णु धन ए। पावकह, अब देखिए यहाँ पर आव है, पावकह में क्या है, आव है। तो आव कब होता है, आव होता है अव के रहने पर, तो क्या हो गया, पौधन अकह बराबर पावकह। पवनः, देखिए यहाँ पवनः में अव है, तो अव है इसका मतलब ओ रहेगा। पाधन पोधन अन हो गया। नायिका, नय है इसमें, नय धन इका, नायकः नय धन अकह। तो ये है, ठीक है। अब मैं आपको जो इसकी
व्यंजन संधि है वो अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ जो संस्कृत की अपवाद वाली संधियां हैं वह भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मित्रों, ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं, प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, आप सब की कृपा होगी। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के शेयर की वजह से, आप लोगों के सब्सक्राइबर की वजह से, आप लोगों ने खुद सब्सक्राइब करवाया, सब्सक्राइब किया भी, जिसके कारण मेरे सब्सक्राइबर 1 लाख पहुंच गए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके पेमेंट लिंक पे आप पेमेंट पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको 10 टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। एक टेस्ट सीरीज़ वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।